दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की भांति हम फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं वो बड़ा कॉमन टॉपिक है, मतलब राजनीति करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। कोई भी व्यक्ति इस पर टॉपिक पर आकर बोले, इस पर हंगामा करे, इस पर डिबेट करे या कुछ भी करे, अगर उसको फेमस होना है तो इस टॉपिक पर आकर वो 3-5 करके चला जाए और फेमस हो जाएगा और बड़ा उसको राजनीतिक, सामाजिक और नाना किस प्रकार के लाभ उसको मिल जाएंगे। उसकी इमेज मार्केट में बड़ी अच्छी हो जाती है। पर मित्रों, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं किसी के नाम पर अपने को चमकाने की कोशिश करूं, ऐसा कभी प्रयास मेरा रहा नहीं है। तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? रीज़न बिहाइंड, जब आपको प्रसिद्धि नहीं पानी है तो फिर आप ऐसा टॉपिक लेकर क्यों आ रहे हैं? तो मित्रों, इसके पीछे एक ही उद्देश्य मेरा ये है कि इस देश की सबसे बड़ी जो पूंजी है, जो सबसे बड़ी वर्क फोर्स है आज दुनिया में, हमारे भारत में, वो किसान है। और जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से खेती किसानी से जुड़े हुए ज़रूर हैं। चाहे उनके परिवार में कोई खेती करता हो या उनकी पुश्तैनी खेती हो या फिर वो भी किसी प्रकार से खेती के क्षेत्र में एक्टिव रहे हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का हो सकता है। लेकिन मित्रों, आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित व्यक्ति है, वो किसान है। मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी किसान हूँ। और जो प्रताड़ना है वो क्या है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मित्रों, हमारे देश में अगर हम बीघे की बात करें तो हमारे यहाँ पर एवरेज जो बीघा अगर किसी छोटे किसानों के पास में है वो 4 या 5 बीघा, तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इतने बड़े क्षेत्रफल के जो खेत हैं वो किसानों के पास में नहीं है। एक परंपरा जो आजकल प्रचलित हो चली है वो ये है कि किसान स्वयं खेती नहीं करना चाहता, वो अपनी खेती को लीज पर दे देता है। जो भी उसका प्रति बीघा के हिसाब से, जो भी हेक्टर या जो उसके परिमाप के हिसाब से उसको एक रेवेन्यू या रेंट मिलता है, उस पर वो उसको रेंट पर चढ़ा देता है। कोई थर्ड पर्सन उस पर खेती करता है, जो काम उसका था वो करके लेके जाता है। तो ऐसी मानसिकता क्यों आई है? ऐसा क्या हो गया जिसके कारण किसानों को अपनी खेती, जिसको आप बोलते हैं मुनाफा वाली जो बात, उसके रूप में अपने को देनी पड़ी? और फिर क्या खेती अगर लाभ का सौदा नहीं है तो वो जो व्यक्ति रेंट पर ले रहे हैं, क्या वो लोग मूर्ख हैं? क्या उन लोगों को पता नहीं कि खेती एक मुनाफे का सौदा नहीं है? तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगता है। और एक्चुअली ठगा सा भी नहीं तो कम से कम ये तो जवाबदेह होना ही चाहिए कि किसानी करने के बाद में व्यक्ति अपना जीवन को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। वो जिस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए सुविधाएं चाह रहा है, जो बेसिक सुविधाएं चाह रहा है, अगर उसके लिए अर्थोपार्जन ही नहीं हो पाएगा तो फिर हम किस प्रकार से खेती और उससे जुड़े हुए लोगों को एक बेहतर भविष्य देने की परिकल्पना भी कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कई सारे ऐसे कानून हैं जो किसानों के हित में हैं, लेकिन इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी जो किसान है उसको किसी प्रकार से कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार ने अपने पिटारे में कई ऐसी घोषणाएं कर रखी हैं, कई ऐसे नियम हैं किसानों के लिए कि अगर किसान चाहे तो अपने आप को एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित कर सकता है। आज भी किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका उपयोग करके किसान अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं क्यों हैं? क्यों आजकल किसान खुद खेती नहीं करना चाहता? क्यों बड़ी लोग खेती में इंटरेस्टेड हैं? क्यों बड़ी कंपनियां खेती में इंटरेस्टेड हैं? जबकि सबको पता है कि जब किसान खुद खेती करके मुनाफा नहीं कमा सकता तो बड़ी कंपनियां इसमें क्यों आ रही हैं, बिग प्लेयर्स इसमें क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसान जो है वो जो भी कुछ उगाता है उसका एक उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता है, जिसके लिए भी कृषक आंदोलन भी हो रहा है। कई ऐसे मामले भी देखने में आए हैं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और
कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके दुष्परिणाम लोगों को देखने मिल रहे हैं, और कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके आधार पर हम ये सब कह सकते हैं कि किसानी को अगर मान लीजिए बंद कर दिया जाए, इसको टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंडर में दे दिया जाए, तो फिर एक जो बड़ी वर्क फोर्स है हमारे यहाँ पर किसानों की, वो क्या करेगी और आने वाला सिनेरियो क्या होगा। तो इस सिनेरियो के लिए जिस प्रकार पिछले 9 महीने से जितने समय से ये एक लड़ाई लड़ी आ रही है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं किसी कानूनों को बदलवाने के लिए, उनको वापस लेने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई चीज़ अगर है, कुछ भी एग्जिस्टिंग में है, कोई कानून आपके सामने है, तो आप उससे बेहतर कोई कानून अगर प्रस्तावित कर सकते हैं तो आप प्रस्तावित कीजिए, जिससे मेजॉरिटी ऑफ किसानों का फ़ायदा हो, एक बड़े वर्ग जो हैं उनको लाभ पहुँचे, उनका जीवन सरल बने, उनको खेती किसानी करने में आसानी हो, उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, या फिर अगर मान लीजिए किसी प्रकार से इस सिनेरियो को बदला जा सकता है तो वो काम किया जाए। तो दोस्तों, मैं इसको आपके सामने रखने के लिए एक चैप्टर पीछे लेके जाना चाहूँगा। जयप्रकाश का नाम आप लोगों में से बहुत ने सुना था, और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं 2 लाइनें लिख रहा हूँ कि जेपी एक ऐसा आंदोलन लेकर आए थे जिसके कारण हमें 3 पार्टियों का अस्तित्व देखने को मिला, 3 राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनका अस्तित्व आया, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और एक और व्यक्ति हैं, उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय एक आंदोलन के बाद में ये चीज़ें बनकर सामने आई। जेपी ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था किसानों के लिए, दैट वाज प्योरली बेनिफिशियल, आई अगेन से प्योरली बेनिफिशियल था वो किसानों के लिए। उस मॉडल को अगर फॉलो किया जाता, उस मॉडल को अगर अस्तित्व में लाया जाता, तो किसानों की जो तकदीर है वो वास्तव में बदलती। और अगर किसानों के पास में फाइनेंशियली फ्रीडम होती, किसान अगर सुदृढ़ बनते, तो फिर इस देश की अर्थव्यवस्था को एक नए रूप में लेकर जाने के लिए हमारे पास में मार्ग प्रशस्त हो सकता था। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जेपी ने जो मॉडल देने की कोशिश की, जयप्रकाश जी ने जो मॉडल देने की कोशिश की, उसको फॉलो नहीं किया गया। उसके आधार पर कई प्रकार की सरकारी योजनाओं को, कई प्रकार के सरकारी मॉडलों को उसमें समावेशित किया गया। अगर वो मॉडल अभी भी अस्तित्व में है, तो फिर हम लोग किस प्रकार से उसको आगे लेके जा सकते हैं, या फिर अगर मॉडल होने के बावजूद भी अगर किसानों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, आम जनता को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, किसान को अगर कम मूल्य पर अपना अनाज या जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो भुगतान है, जो उसका एमआरपी है, उससे भी कई ज़्यादा मूल्य पर वो आम जनता को उपलब्ध हो पा रही है, तो इसमें मैं नियम कानूनों को तो दोषी नहीं मानता। मैं इसके लिए दोषी मानता हूँ सिस्टम को, जो कि इस पूरी क्रियाविधि को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। और वो इसलिए मानता हूँ कि मान लीजिए अगर जैसे आज जो कृषि कानून हैं, उनके अंतर्गत जो भी रिफॉर्म्स आप सरकार लाने की कोशिश कर रही है, तो अगर वो आ भी जाते हैं तो क्या उसकी गारंटी है कि उनसे जो दुष्परिणाम होंगे या उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो किसानों को नहीं भुगतनी पड़ेगी। सपोज़ कीजिए आज के कृषि कानून लागू हो जाते हैं, या फिर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लागू भी हो चुके हैं कई जगह पर, तो उनसे जो भी उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो जनता को नहीं भुगतने पड़ेंगे, किसानों को नहीं भुगतने पड़ेंगे। उसके लिए क्या हमारी सरकार की तैयारी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो शुरुआत हो चुकी है कि किसानों को खेती से दूर रखा जाए। किसानों को उनके जो उत्पाद हैं उसको उत्पादित करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उनकी जो कॉस्टिंग है वो इतनी भी नहीं आती है जितना एक मज़दूर एक दिन में कमा पाता है। इवन अगर आप देखा जाए तो गेहूँ, चना और धान, ये 3 चीज़ों को उत्पादित करने के बाद में किसान अपने आप को एक मजदूरी करने वाले किसान मज़दूर के बराबर भी अर्निंग करने के लायक नहीं रह जाता है। आप ऐसी कई सारी रिसर्च इंजन में ये चीज़ें पता कर सकते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो ग्राउंड लेवल का आदमी है, जो किसान है, आप है और मैं हूँ, उन सब चीज़ों को ऐसा स्टेबलाइज किया जा सकता है कि उनका लाभ उसको मिल सके। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें हो रही हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर ये चीज़ें गलत जा रही हैं, इसका फ़ायदा किसान को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए दोषी कौन है? और अगर दोषी भी हम लोगों को पता है, तो फिर हम आगे वो चीज़ें
नहीं उभरे उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, मुझे जो सॉल्यूशन उसमें नज़र आता है वो, अगर आप एक द्वेषपूर्वक बात कहें तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि किसान को जिस काम के लिए सुविधाएं मिल रही हैं, किसान को जिस काम के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, उनको योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, उन सब के लिए दंड, जो उत्तरदायी लोग वाग हैं उनको ढूंढा जाए। उनको जो हमारे प्रस्तावित कानून हैं या तो उनके या फिर जो एग्जिस्टिंग कानून के उसके दायरे में लाकर उनको दंडित किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि उनको डर होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक पटवारी को या एक ग्राम सेवक को जो भी किसानों के लिए योजनाएं हैं, जो भी किसानों से जुड़ी जानकारी उनको देनी है, अगर वो उसको नहीं देता है, वो छुपा कर बैठा रहता है, तो मैं तो साफ कहता हूँ कि उनको रिकॉल कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर डर नहीं होगा तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो लोगों में वो अवेयरनेस नहीं पहुंच पाएगी। मतलब मैं ताज्जुब मानता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ कि किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, किसानों के लिए ये बीमा योजना है, बीज के लिए ये सुविधाएं हैं, सिंचाई के लिए ये सुविधाएं हैं, लेकिन उस सरकारी तंत्र ने उसको उन तक पहुंचने के लिए इतना परेशानी भरा एक रास्ता उनके लिए खड़ा कर रखा है कि किसान चाहते तो हैं कि उनको सुविधाएं मिलें, वो भी उसको बेनिफिश होना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी सारी कठिनाई के कारण जो उनके मार्ग में जो बाधाएं हैं उनसे डर जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं। और जब उनको लगता है कि हम जो उगा रहे हैं, हम जो पैदा कर रहे हैं, उसका मूल्य ही इतना नहीं है जितने ज़्यादा हमारी मेहनत हो जाती है, तो फिर ये जो एक मानसिकता है किसान के अंदर, वो ये डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि क्यों ना हम सिर्फ मजदूरी वाला काम करें, या हम ऐसे काम करें जिससे महीने में या डेली का हमें पैसा मिल जाए और हमें ये 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने की जो फसल का इंतज़ार करना पड़ता है वो ना करना पड़े। और ये चीज़ें सही भी है। परेशान व्यक्ति कुछ भी हो अपने लिए एक ऐसा जीवन जीना चाहता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। लेकिन खेती एक ऐसा व्यवसाय है, खेती एक ऐसा आप कहिए जीवन जीने का तरीका है जिसमें उसको 3 चीज़ों से लड़ना पड़ता है। पहला प्रकृति से, दूसरा सिस्टम से और तीसरा अपने आप से। क्योंकि प्रकृति से लड़ने का ये है कि बरसात पर खेती एक जुआ है जो बरसात पर निर्भर है, और मान लीजिए अगर किसी दिन में बरसात होती है, नहीं हो पाती है, या पूर्ण रूप से ढंग से नहीं हो रही है, तो वो एक ख़राब स्थिति में चली जा सकती है। दूसरा सरकारी तंत्र से उसको लड़ना पड़ता है। पहले बीजों के लिए लड़ना पड़ता है, दूसरा अगर नहरें नहीं आ रही हैं, नहरों में पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। हालांकि अब स्थितियाँ पहले से बेहतर हैं लेकिन फिर भी। और तीसरा, उसको अपने आप से लड़ना पड़ता है। वो इतना पेशेंस नहीं रख पाता है, वो सही जगह नहीं खोज पाता है अपने उत्पाद को बेचने की। वो बंधा हुआ है किसी मकड़ जाल में, या मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, आप सभी जानते हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ है कि वो अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं कर पाता। फिर दूसरी बात ये है कि एक भावना ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे राजस्थान में जैसे अभी सोयाबीन का भाव तेज़ हुआ, तो सभी किसानों ने इस बार लगभग सभी किसानों ने सोयाबीन को उत्पादित करना प्रेफरेंस माना है। अब इससे होगा क्या कि जब एक वो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कहता है कि अगर आपकी आपूर्ति ज़्यादा होती है तो मांग कम हो जाती है, और जब मांग कम हो जाती है तो उसका आपको मूल्य सही नहीं मिल पाता। तो डेफिनेटली है कि आने वाले जो फसल का जो चक्र है उसमें सोयाबीन या जो भी फसल किसानों ने ज़्यादा बोई है वो उनको सही मूल्य नहीं दिला पाएगी, और अगर उनको सही मूल्य नहीं दिला पाएगी तो फिर किसान हतोत्साहित होगा। उसकी कॉस्टिंग ही इतनी है कि वो अपने उत्पाद का मूल्य निकालने में सफल नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में किसान क्या करे और सरकारी एजेंसियाँ क्या करें। सरकारी एजेंसियों का तो मैं देखो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सरकारी एजेंसियाँ सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, वो तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए हैं, वो सिर्फ नियम कानून को फॉलो करने के लिए। ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है मुझे नहीं लगता कि इससे सरकारी एजेंसियों को कोई मतलब है। हालांकि जितना भी काम है वो सरकारी एजेंसी के थ्रू ही होता है, तो वो तो एक हर्डल है, वो एक बाउंड्री है जहाँ से किसानों को अगर चीज़ देनी होगी तो उनसे पूछ कर दी जाएगी, और नहीं देनी होगी तो उनसे पूछ कर दी जाएगी। यानी कि वो सिर्फ एक, मैं शुद्ध रूप से कहना चाहूँ तो दलाल का कार्य कर रही है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को, किसी भी प्राइवेट फर्म, किसी भी ऐसी संस्था को अगर किसानों को कोई चीज़ बेचनी है या उससे ख़रीदनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से मुझे उम्मीद बिल्कुल कम ही लगती है।
तो फिर किया जाए। तो देखो इस मामले में क्या होता है कि नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है किसानों का, नुकसान हो रहा है आपका और मेरा। किसान अगर उगाता है, मान लीजिए आज गेहूँ की हम बात करते हैं, गेहूँ आपको 1600 रुपये से 1800 रुपये 1900 रुपये किलो मिल जाएगा मंडी में। लेकिन अगर उसी गेहूँ को आम नागरिक अपने उपयोग के लिए ख़रीदना चाहता है तो वो 2100 से 2200 रुपये से कम उसको नहीं मिलेगा। इस बीच में अगर आप देखें, अगर आप किसी किसान की मदद करना चाहते हैं तो आप 2100-2200 रुपये में वो जो गेहूँ है वो सीधे किसान से खरीदें। हालांकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मैं खुद भी इस चीज़ को जानता हूँ। कितने किसान हैं जो अपना गेहूँ शहरों में लाकर बेचना पसंद करेंगे, या उनकी इतनी सामर्थ्य होगी कि वो ऐसा करने में सक्षम होंगे। तो मित्रों, मैं एक मानना है, मैं एक चीज़ दिल से कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर शुरुआत करता है तो शुरुआत करने के बाद में लोग बाग देखने के बाद ही उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। आज एक किसान अगर अपने खेत में सोयाबीन की फसल कर रहा है तो उसका पड़ोसी भी वही करेगा, उसके बाद वाला पड़ोसी भी वही करेगा, उसके बाद वाला पड़ोसी भी वही करेगा। लोग वो नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हो, लोग वो कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। तो अगर एक किसान उठकर अपनी फसल को बेचने के लिए सीधे जनता के पास में आ जाएगा तो उससे और किसानों को भी संबल मिलेगा। जहाँ मान लीजिए एक किसान आधी ट्रॉली भरकर गेहूँ लेकर आ रहा है और मान लीजिए किसी दूसरे किसान का भी गेहूँ अपने वो बेचना चाहता है, तो वो दोनों मिलकर एक ट्रॉली में भरकर अपना जो गेहूँ है वो यहाँ शहरों में लेकर आ सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं इस चीज़ को, जिससे उनको जो 1600-1700 रुपये में गेहूँ जो बेचना पड़ रहा है वो थोड़ा सा रुकने के बावजूद बाद में उसका एक अच्छा मूल्य 300-400 रुपये की ग्रोथ जो है वो उनको डायरेक्ट जनता से मिल जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार हम बात करते हैं कि मूंग और चना अगर कोई किसान करते हैं या जो दलहन फसलें हैं वो किसान करते हैं, तो किसानों का क्या करना है? किसान उस फसल को उगाते हैं, काटते हैं और सीधा मंडी में लाकर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या मंडी में आने के बाद में जो आम नागरिक है, आम जनता है, क्या उस मूंग चने को खरीदते हैं? वो उसकी दाल खरीदते हैं। तो इस संबंध में अभी जो किसानों के लिए योजनाएं हैं उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मैं अभी पढ़ के भी आया था कि किसान अगर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो स्थापित कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग चना और मूंग, वो मूंग की दाल बेचें, वो चने की दाल बेचें। तो जहाँ पर उनको एक मिनिमम मूल्य मिल रहा है वहाँ पर उनको का प्रोडक्ट बनाकर बेचने पर एक अच्छा दाम मिलने लगेगा और उनको भी, जो उनके आसपास के व्यक्ति हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको रोज़गार भी मिलने लगेगा। लेकिन ये सोच किसान में डेवलप करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं 101% श्योर हूँ कि अगर मैं किसी भी किसान को उद्योग डालने के लिए प्रोत्साहित करूँ तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो न जाने कितने वर्षों से इस एक सिस्टम में जकड़ा हुआ है कि वो चाहकर भी हिम्मत नहीं कर पाता, वो सोच ही नहीं पाता कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। उसको अपने आप को तोड़ चुका है, मतलब वो टूट चुका है कि वो मेहनत, वो हिम्मत करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मित्रों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और ये बड़ा दुखद विषय है कहने के लिए, कि एक तो किसान बोलता नहीं है, जी हाँ, किसान नहीं बोलता है, और दूसरा उसको पता नहीं है कि उसका दुश्मन कौन है। मतलब दुश्मन सामने खड़ा होकर वार नहीं करता, दुश्मन आपके और हमारे बीच में होता है, जिसको हमको पहचानना होता है। आई नो ये वीडियो बनाने के बाद में हो सकता है कई लोगों की मानसिकता मेरे बारे में बदल जाए, कई लोगों का नज़रिया मेरे बारे में बदल जाए, लेकिन हम कब तक अपने आप को इस माइंड मेकअप में जीते रहेंगे कि हम कब तक किसी व्यक्ति को खुश करने में लगे रहेंगे? आफ्टर ऑल इस सब की कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी। आप सही लोगों का चुनाव कीजिए, सही व्यापारियों का चुनाव कीजिए, सही संस्था का चुनाव कीजिए, आप सरकार के साथ कोलैबोरेशन में रहिए और आप बोलना सीखिए। अगर किसान बोलेगा, अगर किसान अपने डिमांड्स रखेगा, सही लोगों के माध्यम से रखेगा, खुद रखेगा, बीच में मीडिएटर्स को हटाने की कोशिश करेगा, जो उसके नाम पर सरकार से फ़ायदा उठा रहे हैं उसको बरगला रहे हैं, सही व्यापारी का चुनाव करेगा तो उसको सही मूल्य मिलेगा।
जिस प्रकार पहले घोषणा हुई थी कि बीच में किसान अपनी जो स्वयं सहायता समूह या फिर जो कृषक उत्पादक समूह है उसको बनाकर अगर काम करते हैं तो व्यापारियों को भी एक बड़ा अमाउंट अनाज का लेने में आसानी रहती है, उनको एक नियमित सप्लायर मिल जाता है और उन किसानों को एक नियमित कस्टमर मिल जाता है, दाम भी अच्छे मिलते हैं, तो इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में, व्यापारी के बीच में और जो किसान हैं उनके बीच में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, सही योजना को उन तक पहुंचने ही नहीं देते। अब जब सही योजना उन तक नहीं पहुंचेगी, सही व्यक्ति का चुनाव उनको करने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये जो सिनेरियो आज तक चला हुआ आ रहा है कि किसान खेती से विमुख होंगे, किसान अपनी ज़मीनों को किराए पर देकर मजदूरी का काम करेंगे, तो ये फिर होना ही है। फिर लोग किराए पर ज़मीन लेकर खेती करेंगे और फिर वही चीज़ें चलेगी जो आज तक चलती आ रही है। तो मित्रों, एक चीज़ और सोचने वाली कि अगर मान लीजिए किसान अब अगर खुद खेती करके उस क्षेत्र में या खेत में मुनाफा नहीं कमा सकता, तो फिर जो लोग रेंट से ज़मीन ले रहे हैं वो किस प्रकार उसमें मुनाफा कमाने का एक सिनेरियो देख सकते हैं, एक सपना देख सकते हैं। ये भी मुझे अजीब सा लगता है। हालांकि ऐसा होता होगा, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब सॉल्यूशन क्या है मेरा, उस चीज़ पर मैं आता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा लेने से कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो देखो, दो ही समाधान है। जयप्रकाश ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल को पूर्ण रूप से हमको फॉलो करना पड़ेगा। वो मॉडल कहाँ है, किस अवस्था में है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हाँ, किसानों को समूह में काम करना पड़ेगा, गैदरिंग में काम करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की फसल उगानी पड़ेगी, उसकी अच्छे से आप कह सकते हैं सफाई के साथ में उसको मंडी में लेके आना पड़ेगा, या फिर जिस भी व्यापारी को सेल करना चाहते हैं उससे संपर्क करना पड़ेगा, उसके साथ में बार्गेनिंग ठीक प्रकार से करनी होगी और उनको अपना माल देना होगा। प्लस ये तो ही बेचने की क्रिया। इसके अलावा अभी किसानों की जो कॉस्ट है, जो ग्रोइंग कॉस्ट है, वो बढ़ चुकी है। वो ग्रोइंग कॉस्ट किस वजह से बढ़ी है कि पहले के ज़माने में तो इतना बीज और खाद और पेस्टिसाइड के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता था, कि उस समय जो उगाने की प्रवृत्ति थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि व्यावसायिक रूप से उगाया जाने लगा है, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी है। तो इसके आधार पर जो ग्रोइंग कॉस्ट है, जो उगाने की जो कॉस्ट है, वो बढ़ गई है। और इस कंडीशन में क्या किया जाए? इस कंडीशन में मेरा ये मानना है कि हमारा जो कृषि विभाग है उसने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं कि उन्होंने ऐसी फसलों का बीज तैयार कर रखा है जिनमें कीट कम लगते हैं, जिनमें बीमारियां कम लगती हैं, जिनमें उपज अधिक होती है। तो फिर वो बीज कहाँ हैं? अगर ऐसे बीज हैं, ऐसी सुविधाएं हैं, तो फिर सरकार उनको मुहैया क्यों नहीं कराती है? तो इस कंडीशन में किसानों को खुद आगे आकर सरकार से मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक मानना है कि माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। किसानों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। यूँ नहीं कि इसके लिए कोई आंदोलन करना है, कुछ करना है। एक सिस्टमेटिक तरीका है। आप कानूनी रूप से लिखित में कृषि अधिकारियों के पास में जाएं, उनसे लिखित रूप में लें कि आप हमें क्या दे सकते हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। अगर आपकी लिमिटेशंस हैं तो आप हमें अपने अपर अधिकारियों से मिलने के लिए या अपना अधिकारियों के कॉन्टैक्ट्स दीजिए, हम उनसे जाकर मिलेंगे। और मित्रों, जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है। अगर आपके एजेंट्स निकलेंगे जो आपके नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जो अपने घर भरते हैं, अगर वही निकलते रहेंगे तो फिर उन्हीं का घर भरता रहेगा। क्योंकि अपने हाड़ौती में कहावत है कि जो फिरता है वही चरता है। आपको चरना है तो आपको फिरना पड़ेगा, और यही एकमात्र समाधान है। आप पहले निकलना सीखिए। जब आप निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप बोलना सीखिए। जब आप बोलेंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा। और फिर तीसरी बात यह है कि आपके बीच में छुपे हुए जो गद्दार हैं, जो आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, उन बिचौलियों से बचिए। सही व्यापारी तक पहुंचिए, सही लोगों तक पहुंचिए, सही मंडी के लोगों तक पहुंचिए, तो आपको बेनिफिट होगा। जब आपको बेनिफिट होगा तो आपकी आय बढ़ेगी। ये तीन चीज़ें अगर इनिशियली किसान लोग अपने को फॉलो करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ना होने से कुछ होना बहुत बड़ा एक प्रभाव रखता है। आप और जो व्यापारी वर्ग है, जो अच्छा व्यापारी वर्ग है, जो चाहता है कि हम किसानों से क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें, जो चाहता है कि किसान हमें अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई करें, तो हम लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढा तभी जा सकता है क्योंकि व्यापारी बैठे हुए हैं आपसे लेने के लिए।
भारत का व्यापारी कोई मूर्ख नहीं है। भारत का व्यापारी किसी प्रकार से डाउन नहीं है कि वो अपने आप को अच्छा प्रूव नहीं कर सकता। भारत के व्यापारियों में बहुत क्षमता है, लेकिन उनको भी सामने वाले की हिम्मत देखने को चाहिए। अगर सामने वाला अच्छा प्रोडक्ट लेकर, अच्छी क्वालिटी का माल लेकर, अच्छे अनाज, अच्छे तिलहन धान्य लेकर उनके सामने आएगा, तो फिर वो भी अच्छा आपको उसका जो मूल्य है वो भी अच्छा मूल्य आपको देने के लिए सक्षम हो पाएगा। लेकिन आपको अच्छी चीज़ें उनके सामने रखनी ही होंगी, और इसके लिए आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं, तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, तब आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आपके प्रोडक्ट किस क्वालिटी के हैं वो पहचानेंगे। जब तक बीच के लोग, मीडिएटर्स लोग आपका नाम लेकर उनको ये चीज़ें बेचते रहेंगे, तो फिर वो आपको नहीं जानेंगे, वो उनको जानेंगे। तो अगर आपको मुनाफा कमाना है, अगर आपको खेती को अच्छा बिजनेस मॉडल है वो उनको दी जाए, तो एक आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसी आकांक्षा के साथ में कि किसान जगेंगे, अपने हक को पहचानेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।